कहानी शुरू होती है एक यूनिवर्सिटी कैंपस से, जहां काफी शोर हो रहा था। एक आवाज गूंजती है, तुम्हें बिना किसी रुकावट के एग्जिट तक पहुंचना है। तुम रुक नहीं सकते। ध्यान रहे, अगर तुम पीछे हटे या पेन दीवार से टच हुआ तो तुम गेम से बाहर हो जाओगे। एक दूसरे लड़के ने चिल्लाकर कहा, तुम दोनों तैयार हो? चलो शुरू करें। वहां एक लड़की खड़ी थी और उसके ठीक पीछे एक लड़का। दोनों साथ में एक पेपर मेज वाला गेम खेल रहे थे। गेम शुरू हुआ और लड़के ने लड़की का हाथ पकड़कर उसे पेपर पर बिल्कुल सटीक लाइंस के साथ गाइड करना शुरू कर दिया। लड़की को उसके गाल अपने गाल पर टच होते हुए महसूस हुए। उसके हाथ की नमी और उसके जिस्म की गर्मी अपनी पीठ पर फील हुई। धीरे धीरे उस पर टेंशन हावी होने लगा और आखिरकार वो गेम हार गई। भीड़ में से एक लड़का हंसा और बोला, ओह, तुम दोनों तो फेल हो गए। दूसरे ने जवाब दिया, कोई नहीं, सब ठीक चल रहा था, पर अचानक क्या हुआ? तभी वो लड़का मुस्कुराया और हंसते हुए बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी हीरोइन मन ही मन सोच रही थी, ओ, मैंने सब गड़बड़ कर दी। लेकिन वो लड़का उसके और पास झुका और धीरे से उसके कान में बोला, तुम। लड़की को एहसास हुआ कि वो उससे बात कर रहा है। हैं? क्या? वो मुस्कुराया और बोला, सुन बे, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारी वजह से पागल हो जाऊंगा। लड़की ये सुनकर एकदम घबरा गई और सोचा, हे भगवान, ये हो क्या रहा है? उसने हाथ आगे बढ़ाया, उसके बालों को हल्का सा छुआ और पूछा, तुम्हारा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? उसने घबराते हुए जवाब दिया, क्या? वो उसके और करीब आया और हिम्मत से बोला, तुम्हें इतने पास से देखकर खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा है। ये सुनते ही लड़की का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने फौरन उसे पीछे धकेल दिया। वो अपने हाथों से चेहरा छुपाने लगी ताकि वो उसके लाल गालों को ना देख पाए। लेकिन लड़का अभी भी उसे ही देख रहा था, मुस्कुराते हुए। उसकी इस घबराहट को देखकर उसे बड़ा मजा आ रहा था। उसे देखते देखते ही वो अपने दोस्तों की तरफ मुड़ा और बोला, हम अब निकल रहे हैं। उसके एक दोस्त ने हैरान होकर पूछा, सच में? तुम लोग सच में जा रहे हो? सीन चेंज होता है और अब वो लड़का हमारी हीरोइन का हाथ पकड़कर उसके साथ भाग रहा था। वो बेचारी उसके साथ कदम मिलाने की कोशिश करती हुई बोली, कितनी दूर जाने का इरादा है? अरे लोग हमें देख रहे हैं, छोड़ो मुझे। लेकिन उसने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उसका हाथ नहीं छोड़ा। वो मुस्कुराकर बोला, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूं? हमारी हीरोइन उसके इस सवाल से एकदम शॉक हो गई और बस उसके हाथ को देखती रह गई, जिसने उसका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था। एक और जगह उसके कमरे के अंदर वो उसका हाथ पकड़े हुए था और शांत आवाज में पूछ रहा था, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम रुकना चाहती हो? हमारी हीरोइन शर्म से कांप रही थी जब उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों यौन, मुझे बताओ आखिर क्यों? अचानक वो उस याद से बाहर आई और झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। शर्म के मारे उसकी नजरें जमीन से उठ ही नहीं पा रही थीं। लड़के ने अपने खाली हाथों को देखा और फिर वापस उसकी तरफ, और दोनों एकदम खामोश एक दूसरे के सामने खड़े थे। उसी पल उसने सोचा, एक गर्म दिन जब गर्मियां अपने चरम पर थीं, उसी दिन बसंत की शुरुआत में मैं उससे पहली बार मिली थी। तो चलिए इस पल से कुछ महीने पीछे चलते हैं। हमारी हीरोइन अपने काम पर थी जब अचानक मैनेजर ने कहा, आज बेसमेंट में कोई नया शिफ्ट हो रहा है। उसने हैरानी से अपनी आईब्रोज उठाई और पूछा, आपका मतलब बेसमेंट वाले स्टोर रूम से है? मैनेजर ने जवाब दिया, हाँ, इसलिए वहां जो सामान तुमने रखा है उसे हटा दो। वो अपना काम करती रही और शांति से बोली, ठीक है, मैं कर दूंगी, वो सब तो वैसे भी कचरा ही है। फिर धीमी आवाज में उसने खुद से कहा, लेकिन तुम जानते हो ना कि वो सारी चीजें ली दो यून की हैं। मैनेजर जो एक ड्रिंक बना रहा था बोला, हाँ सही कहा, ये तुम्हारे लिए भी एक मौका है। तुम्हें वो जगह साफ करनी होगी, आखिर वो तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ली दो यून का सामान है। डोह्योन का नाम सुनते ही उसका दिल कांप उठा। अचानक मैनेजर के चेहरे के भाव बदल गए और उसने एक नकली सी मुस्कान ओढ़ ली। तुम्हारी आइस टी तैयार है और ये रहा हमारे स्टोर का स्पेशल कार्ड। उसने मैनेजर को देखते हुए सोचा, कितनी घटिया मुस्कान है। वो मन ही मन बोलती रही, ये है किम हाइडा, मेरा पुराना कॉलीग, इस जगह का मालिक जहां मैं किराए पर रहती हूं, और इस कैफे में मेरा पार्टनर भी। शायद मैं इसके प्यार में पड़ जाती उसकी उस मुस्कान की वजह से, लेकिन अब जैसा वो बिहेव करता है, एकदम नकली। फिर भी अगर वो आसपास ना होता तो शायद मेरी लाइफ में इतनी ज्यादा खुशी कभी नहीं होती।
मैनेजर ने नोटिस किया कि वो उसे घूर रही है और गुस्से में इशारा किया, घूरना और काम चोरी करना बंद करो, जाओ कचरे का डब्बा खाली करके आओ जल्दी। वो मन ही मन तंजिया यानी कि सार्केस्टिकली मुस्कुराई और सोचा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ना इस जिंदगी में और ना ही मेरे सपनों में। उसका मतलब था कि वो किम के प्यार में कभी नहीं पड़ेगी। किम ने बात जारी रखी, वैसे तुम्हारा 1:30 बजे कुछ है ना, शायद तुम्हें जाना चाहिए। और सच कह रहा हूँ, अगली बार अपने आप पर एक एहसान करना और ये वॉलंटियरिंग वाला आइडिया छोड़ देना, काम फ्री में नहीं करना चाहिए। 1 मिनट, ये काम तो तुम्ही ने मुझे रेकमेंड किया था ना? वो उसकी बात उड़ाते हुए हंसा, मुझे क्या पता था कि ये बिना सैलरी वाला टैलेंट वॉलंटियर का काम है। उसने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी कि मेरा टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, मैं ये फेंक कर आती हूँ। कचरा फेंकने के बाद वो बाहर सड़क पर आ गई और सोचने लगी, अभी तो जून ही है, लेकिन गर्मी कितनी बढ़ गई है। वापस आते वक्त वो बेसमेंट के पास से गुजरी। वहां उसने देखा कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड का छोड़ा हुआ सामान अभी भी एक कोने में ढेर लगा हुआ है। उसे किम की बातें याद आईं, वो तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड का सामान है, तुम्हें ही साफ करना होगा। उसने मन ही मन सोचा, क्या वो अब इस जगह को किराए पर दे रहा है पूरे 3 साल खाली रखने के बाद? क्या उसे पैसों की जरूरत है या कुछ और मैं भला इस जगह को साफ भी कैसे करूंगी? उसने अपने बाल खोल दिए, उसकी आंखें उस पुरानी ढेर पर टिकी हुई थीं। यही वो इकलौती यादगार चीज थी जो उसने उस सुबह जाने से पहले मेरे लिए छोड़ी थी। अचानक उसके इस कचरे का बोझ एक विदाई का तोहफा सा लगने लगा। उसी पल हमारी हीरोइन का दिमाग माजी यानी पास्ट की यादों में खो गया। उसे ली डो ह्यून के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत याद आई और उसने खुद से सोचा, हमारा रिश्ता एक मिसाल था, सब कुछ एकदम स्मूथ और शांत था। हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के ठीक बाद मिले थे, जब मैं कोरियन लिटरेचर में अपनी डिग्री की पढ़ाई कर रही थी। वो बिना शक के बहुत आकर्षक था, लेकिन सिर्फ उतना ही काफ़ी नहीं था। वो बहुत मेहरबान, दिलकश था और हर कोई उसे पसंद करता था। एक दिन उसने दूर से उसकी तरफ हाथ हिलाया और पूछा, क्या मैंने तुम्हें इंतज़ार करवाया? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं तो अभी अभी यहाँ पहुँचा हूँ। हमारे बीच चीज़ें बहुत आरामदायक, शांत और मजबूत थीं, इतनी कि मुझे लगा कि ये हमेशा ऐसे ही चलेगा। लेकिन सिर्फ 3 साल बाद वो अचानक मेरी जिंदगी से चला गया, बिना अलविदा कहे। लेकिन मेरे लिए इस एहसास का खालीपन के सिवा और कोई नाम नहीं था। इन यादों से निकलकर हम उस वक्त में आते हैं जब वो पहली बार इस जगह पर शिफ्ट हुई थीं। किम हायदा ने आसपास के मोहल्ले की तरफ इशारा करते हुए उससे पूछा, स्टोर के ठीक सामने एक प्लेग्राउंड है, इसलिए व्यू एकदम खुला हुआ है। ऊपर से ये जगह मेन स्ट्रीट से काफ़ी शांत है। पूरा मोहल्ला रात में भी रोशनी से भरा और सेफ रहता है ना कमाल की जगह? उसने बिना किसी दिलचस्पी के जवाब दिया, हाँ ठीक ही है, अच्छी है। लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, जैसे वो ज्यादा सोचने की वजह से सोई ही ना हो। उसने सोचा, 3 साल पहले किम को ये बिल्डिंग अचानक से मिली और उसने डिसाइड कर लिया कि उसे इससे पहली नज़र में प्यार हो गया है। उसने 2nd फ्लोर को मेरे लिए एक घर बना दिया और 1st फ्लोर को एक कैफ़े जिसे हम साथ में चलाते हैं, और बेसमेंट वो जगह बन गई जहां हम कॉफ़ी बीन्स रोस्ट करते हैं और अपना एक्स्ट्रा सामान स्टोर करते हैं। उसने खुद से कहा, मैं सही थी, टूटे हुए दिल को पैसे से बेहतर कोई चीज़ नहीं भर सकती। सब कुछ होने के बावजूद ये रहने के लिए एक अच्छी जगह है। इयोन अपने कमरे में अपनी नई बुक शेल्फ ठीक कर रही थी, अपनी ही सोचों में गुम। मेरा काम बदल गया है, मेरी जॉब अलग है और जो किताब मैंने लिखी थी वो बहुत सक्सेसफुल रही। मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है और इन बदलावों के साथ साथ धीरे धीरे मेरा दर्द भी कम होने लगा। हाँ, जीते रहो कैपिटलिज्म। किसने सोचा था कि पैसा इतना गहरा मरहम हो सकता है? शायद मुझे लगा कि मैं जो कुछ भी कर रही थी वो अपने पुराने प्यार से चिपके रहने के लिए कर रही थी, लेकिन सच तो यह है कि मैं उससे चिपक नहीं रही थी, मैं तो बस उसे भुलाने की कोशिश कर रही थी। जब वो काम पर जा रही थी, उसने खुद से कहा, हे भगवान, ये सब कुछ बुरी यादें ताज़ा कर रहा है। उसी पल एक शख्स उसके पास से गुजरा और कैफे में दाखिल हुआ, लेकिन उसकी खुशबू ने फौरन उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसने सोचा, कितनी रिफ्रेशिंग खुशबू है, क्या ये फैब्रिक सॉफ्टनर है?
लेकिन आज जैसे उमस भरे दिन में ऐसी खुशबू आना अजीब है। वो उस स्टूडियो में दाखिल हुई जहां वो काम करती थी और डायरेक्टर ने मुस्कुरा के उसका स्वागत किया और उसे एक ड्रिंक दी। वो उससे बहुत खुश था। शुक्रिया, तुम्हारे स्क्रिप्ट ने सब कुछ एक साथ जोड़ दिया। तुम सच में एक कमाल की राइटर हो। वो थोड़ा घबरा गई और शर्माते हुए बोली, आप मुझे कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे रहे हैं, ये तो कोई भी लिख सकता था। फिर उसने डायरेक्टर से पूछा, तो रिकॉर्डिंग कब शुरू होगी? उन्होंने फौरन जवाब दिया, वॉइस एक्टर बस यहाँ आता ही होगा। प्रोफेसर ने असल में हमें वॉइस ओवल के लिए एक मूर्ति बनाने वाले स्पेशलिस्ट को भेजा है। दिलचस्प चॉइस है ना? जब वो लोग बात कर रहे थे कोई अंदर आया। उस वक्त वो अपनी किताब के पन्ने पलट रही थीं। इयोन ने सोचा, एक मूर्तिकार वॉइस एक्टिंग कर रहा है, ये तो अजीब बात है। उसके ख्यालात एक नौजवान की आवाज से टूटे जो डायरेक्टर से माफी मांग रहा था। देर से आने के लिए माफ करना, डायरेक्टर ने जवाब दिया। फिक्र मत करो, इस मौसम में यहां आना आसान नहीं था। इयोन ने अपना सर उठाया और उसकी तरफ देखा। ये वही लड़का था जो सुबह उसके पास से गुजरा था। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी कार से आया हूं, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इयोन अपनी हैरानी छुपा नहीं पाई और मन ही मन सोचा, हे भगवान, इसकी आवाज कितनी गहरी है और कितने लंबे सुरों के साथ बोलता है। मैंने सुना है कि ये नॉवल के हीरो की आवाज है, लेकिन ऐसी आवाज के साथ ये एक ऐसा टैलेंट है जिसका मूर्ति बनाने से कोई लेना देना नहीं हो सकता। नौजवान ने डायरेक्टर से बात खत्म की और वो कुछ अरेंजमेंट्स देखने के लिए आगे बढ़ गए। इयोन अभी भी उसे दूर से देख रही थी। उसने इस ख्याल से बाहर आने की कोशिश की और अपना सर अपनी किताब में छुपा लिया, खुद से कहते हुए, प्लीज बस मेरे पास से गुजर जाना। नए लोगों से मिलना बहुत थका देता है। कितना अच्छा होता अगर मैं बस हेलो बोलने से बच जाती। लेकिन बदकिस्मती से उसकी ये दुआ पूरी नहीं हुई। उसी पल वो नौजवान उसकी तरफ मुड़ा, शांत कदमों से उसके पास आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हेलो सुनबे, आपसे मिलकर खुशी हुई। इयोन हैरान रह गई और सोचा, क्या इसने अभी मुझे सुनबे बुलाया? उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, मैं जंग इयोन हूं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं ली जिया ह्यून हूं। मैंने सुना ये आपने हैंकॉक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सीनियर। मैंने भी वहीं से पढ़ाई की है। वो उसे घबराहट से देखने लगी और बोली, मुझे ऐसे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत पुरानी बात है और मैं तो आपके डिपार्टमेंट में भी नहीं थी। वो धीरे से हंसा और बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो ठीक नहीं लगेगा। तभी डायरेक्टर ने आवाज़ लगाई, सब लोग तैयार हैं? फिर उन्होंने जयहुन की तरफ इशारा किया और कहा, इस तरफ आइए प्लीज़। जयहुन रिकॉर्डिंग बूथ में चला गया और इयोन घबराहट में कभी उसे तो कभी अपने हाथों को देखती रही, सोचते हुए ये कैसा एहसास है। रिकॉर्डिंग बूथ के अंदर डायरेक्टर ने उससे पूछा, तुमने स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस की है? हमारे हीरो ने जवाब दिया, हाँ मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की है। इस बीच इयोन अपने ख्यालों में खोई हुई थी। क्या ये बस एक पल का एहसास है या मैं इससे पहले मिल चुकी हूँ? मतलब मुझे पूरा यकीन है कि मैंने इसके जैसे किसी को देखा है। फिर एक पल बाद अचानक उसके सामने एक कॉफ़ी का कप आ गया। एक मिनट, ये तो हमारे कैफ़े का है ना? और ये खुशबू भी वही फैब्रिक सॉफ्टनर वाली महक। क्या वो सुबह कैफे में था? उसे याद आया कि कैसे सुबह काम पर आते वक्त उसे यही खुशबू आई थी और उसने सोचा था कि ऐसी उम्र में ये कितनी रिफ्रेशिंग लग रही है। ये बहुत अजीब था। उसने अपनी नजरें उठाईं और रिकॉर्डिंग बूथ के शीशे के पार से आती उसकी अजीब सी मुस्कान को देखकर चौंक गई। उसने इसे इग्नोर करने की कोशिश की और सोचा, ऐसा होने के कितने चांसेस हैं? छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी पल डायरेक्टर की आवाज ने उसके ख्यालों को तोड़ा। चलो चैप्टर 2 की शुरुआत से सीन स्टार्ट करते हैं। तैयार? 3, 2, 1, रिकॉर्डिंग। जब जेह्यून की आवाज गूंजी तो वो लफ्ज जो इयोन ने खुद लिखे थे उसके कानों में वापस आए। मैं पहले ही बहुत इंतजार कर चुका हूं। सर्दियों के अंत का मेरे लिए कोई मतलब नहीं था। उसके पाले हुए एहसासों ने मौसमों के बारे में कभी कुछ नहीं जाना। स्टूडियो में हर कोई कुछ सेकंड्स के लिए एकदम शांत हो गया, पूरी तरह से हैरान। हे भगवान, इसकी आवाज कितनी गहरी है लेकिन साथ ही कितनी नर्म भी। ये तो मेरी रीढ़ की हड्डी में कपकपी दौड़ा रही है। उसकी आवाज स्क्रिप्ट पर एकदम ऐसी फिट बैठी जैसे वो खास उसी के लिए लिखी गई हो। और इयोन, वो तो अपनी जगह पर जम सी गई थी। उसकी आवाज को अपने चारों तरफ महसूस कर रही थी और उसका चेहरा गर्म होता जा रहा था। डायरेक्टर की आवाज ने फिर से उसका ध्यान तोड़ा। चलो ये दोबारा करते हैं, इस बार तीसरे पैराग्राफ से शुरू करेंगे। इयोन ने अपने हाथों में पकड़ी किताब को कस के भींच किया। ये बकवास है, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूं। शर्म से उसका चेहरा और भी लाल हो गया, जबकि जेह्यून ने पूरे कॉन्फिडेंस से भरी मुस्कान के साथ अपने हेडफोन्स उतारे।
काम खत्म होने के बाद सबने डिसाइड किया कि वो बाहर जाकर जेहियन की टीम ज्वाइन करने का जश्न मनाएंगे। हमारी हीरोइन हल्की रोशनी में डायरेक्टर के पास बैठी शांति से अपनी ड्रिंक पी रही थी। डायरेक्टर ने उसकी तरफ मुस्कुराकर कहा, उसका वो नरेशन एक दीवानापन सा लग रहा था, है ना? जब इयोन को एहसास हुआ कि वो उससे बात कर रहा है, उसने जल्दी से जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत पसंद आया। वैसे तुम आजकल क्या कर रही हो? इयोन ने आह भरी और जवाब दिया, बस लिखती हूँ, कैफे में काम करती हूँ और कभी कभी घूमने चली जाती हूँ। डायरेक्टर हंसा, हे भगवान, हमारे बीच असली विनर तो तुम हो इयोन। उसने हैरानी से अपनी आईब्रोज उठाई, आप किसे विनर बुला रहे हैं? मैं तो एकदम आलसी इंसान हूँ, वही पुरानी जिंदगी रोज रोज जीती हूँ। उसने अपनी आंखें सामने लगे शीशे पर उठाई और उसमें जेहियन का अक्स देखा, जो बाकी लोगों के साथ हंस बोल रहा था, लेकिन अचानक उसने सीधा उसकी तरफ देखा। इयोन अपनी जगह पर जम गई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और अपनी बातचीत जारी रखी जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन उसका चेहरा हर सेकंड और लाल होता जा रहा था। उसने डायरेक्टर से कहना जारी रखा, दिन धीरे धीरे गुजर रहे हैं और अब मेरे अंदर कोई जोश नहीं बचा है। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, किम हाइडा ने मुझे चेतावनी दी थी कि दूसरों के बारे में क्यूरियस मत होना और उन्हें खाली नजरों से मत देखना। ये असली दिलचस्पी नहीं थी, ये क्यूरियोसिटी के ज्यादा करीब था। उसकी मुस्कान और नर्म रवैये ने इयोन को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या ये सच में इसकी असली पर्सनालिटी है? इसी बीच जेह्यून एक दूसरे वॉइस एक्टर के साथ बैठा था जो जोश से बोला, वाओ, मैं भी रॉक क्लाइंबिंग करता हूँ, क्या मुझे भी उसी जगह जाना शुरू कर देना चाहिए जहां तुम अक्सर जाते हो? जेह्यून ने एक हल्की सी मुस्कान दी। इयोन ने उसे देखा और सोचा, देखो कैसे वो नेचुरल तरीके से जवाब देने से बच रहा है, एक ऐसी मुस्कान जो कैनवस पर बनी पेंटिंग जैसी लगती है। उसका रवैया इतना फ्रेंडली है कि दिलों में हलचल मचा दे, चाहे वो ऐसा करना चाहता हो या ना हो। वो शायद उस टाइप का लड़का है जो बिना मेहनत के ही लड़कियों का दिल जीत लेता है और उनके इमोशंस पर कब्जा कर लेता है। उसने अपना गिलास मेज पर रखा। अगर मुझे इन्हें क्लासिफाई करना हो तो मैं इन्हें बिना नुकसान पहुंचाने वाले नार्सिसिस्ट कहूंगी। ये बहुत कम मिलते हैं, आप उनसे अक्सर नहीं टकराते। मैं एक आदमी को जानती थी जो बिल्कुल उसके जैसा था। उसने सोचा, शायद उसका इशारा अपने एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ था। इयोन अपने हाथ में फोन पकड़े किम हाइडा की बातों के बारे में सोच रही थी कि अचानक फोन बजा। फोन पर किम हाइडा था। उसने खुद से सोचा, क्या इत्तेफाक है, ये मेरे दिमाग में और मेरे फोन पर एक ही टाइम पर क्यों आ गया? वो डायरेक्टर की तरफ मुड़ी। सर, मुझे ये कॉल लेनी होगी। डायरेक्टर ने अपनी आईब्रोज उठाई। क्या वो किम हाइडा है? हाँ, उसने जवाब दिया। लगता है उसकी शिफ्ट अभी खत्म हुई है। डायरेक्टर ने तंजिया मुस्कान दी। तुम दोनों एक दूसरे से परेशान करने की हद तक जुड़े हुए हो, तो क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? इयोन ने उसे एक ठंडी नफरत भरी नजर से देखा। किम बस एक परेशान करने वाले भाई जैसा है। डायरेक्टर हंसा। लगता है मैंने दुखती रग पर हाथ रख दिया, लेकिन फोन पर किम की आवाज ने उनकी बातचीत को काट दिया। तुम अभी तक फरीक नहीं हुई? क्या तुम बेसमेंट साफ करना भूल गई? इयोन चौंक गई। ओ माफ करना, मैं कंपनी डिनर में हूँ। क्या किराएदार पहले से वहां है? मैं अभी आती हूँ। किम ने सख्ती से जवाब दिया। उसका सामान कल आ रहा है, तुम हो कहाँ? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। घबराते हुए उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद आ सकती हूँ। मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो के पास हूँ, मुझे बताओ तुम कहाँ हो? ओ ठीक है, मैं मेन गेट के सामने रहूंगी। वो रुकी, फिर पूछा, किम तुम्हें पता है वो जगह कहाँ है? हाँ मुझे पता है, मैं पास वाली गली में गाड़ी पार्क करूंगा, बस मेरा इंतजार करना। उसने एक आह भरी। ठीक है, मैं अभी वहां आती हूँ। उसने फोन काटा और डायरेक्टर की तरफ मुड़ी। सर, मैं अब निकलती हूँ। डायरेक्टर ने अपनी सर उठाया और उससे पूछा, अभी जा रही हो? उसने माफी मांगते हुए मुस्कुराकर कहा, हमें आज कुछ काम है, इसलिए मेरा काम हो गया है। डायरेक्टर ने जवाब दिया, ठीक है, गुड वर्क, अगली बार मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाऊंगा। उसने जवाब दिया, लेकिन हायदा तो अल्कोहल नहीं पीता। अगर रिकॉर्डिंग सेशन अच्छा गया तो क्या आप उसके बदले हमें थोड़ा मीट खिलाएंगे? क्या कहते हैं आप? उसने आसपास देखा और कहा, ठीक है, लगता है सब एंजॉय कर रहे हैं, मैं अब चुपके से निकलती हूँ। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ जा रही थी, जयन ने उसे देख लिया। उसने अपनी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन एक लफ्ज नहीं कहा, बस उसे एक अजीब शक भरी नजर से देखता रहा। जब योन बिल्डिंग पहुंची तो वो किम की तरफ मुड़ी और बोली, हे, क्या तुम मुझे पिक करने आने से ठीक पहले स्मोकिंग कर रहे थे? वो हंसा और उसके बाल बिगाड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया।
वाह, तुम्हारी नाक तो सच में कुत्ते जैसी तेज है। उसका चेहरा बिगड़ गया और उसने तेजी से कहा, तुम जानते हो मुझे सिगरेट्स की स्मेल से नफरत है। उसने जवाब दिया, जानता हूं, बस आज के लिए जाने दो। वो ऐसे मुस्कुराया जैसे जानबूझकर उसे चढ़ा रहा हो। क्या तुमने कपड़े इसलिए बदले हैं क्योंकि तुम सफाई करने जा रही हो? लेकिन ये टोपी क्यों? उसने बेसमेंट का सिक्योरिटी कोड डालते हुए जवाब दिया, ये सेफ्टी के लिए है। अचानक वो रुक गई और चिंता से इधर उधर देखने लगी। क्या हो रहा है? क्या लाइट चली गई? लाइट्स काम नहीं कर रही हैं। किम ने दूर से इशारा किया, ठीक है, मैं जाकर सर्किट ब्रेकर चेक करता हूं, तुम यहीं रुको। उसने जल्दी से जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं अपने फोन की फ्लैशलाइट यूज कर लूंगी, मैं अंदर जा रही हूं। उसने दूर से चिल्लाकर चेतावनी दी, अगर कोई भूत बाहर आ गया तो? उसने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, भूत वूत कुछ नहीं होते, बस जल्दी जाओ और पैनल चेक करो। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं क्या करूं? मैं कोई इंडियाना जोन्स नहीं हूं, आखिर मैं ये कर क्या रही हूं? अंदर जाकर उसने अपने फोन की रोशनी एक पुराने बॉक्स पर डाली। ओह, कपड़ों का बॉक्स। नहीं, इसमें कुछ यादें हैं। ये जगह तो पूरी तरह से कबाड़ खाना बनी हुई है। वो अचानक रुक गई जब उसकी नजर एक खास बॉक्स पर पड़ी जिस पर लिखा था, वो चीजें जिनसे अभी भी लगाव है। इसमें उसके एक्स बॉयफ्रेंड की यादें थीं। उसने उसे धीरे से खोला और कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। ओह, हमारी एक साथ की फोटो। वो खुद को सोचने से रोक नहीं पाई। भले ही ये ली दोयुन के साथ था, लेकिन ये अभी भी मायने रखने वाली यादें हैं। क्या मुझे सच में सब कुछ फेंक देना चाहिए? उसने आसपास देखा, लाइट्स अभी भी बंद है। क्या बिजली में कोई दिक्कत है? उसने अपने हाथ में तस्वीर को कस के भींच लिया और सोचा, मैं चाहती हूं इससे दो टुकड़ों में फाड़ दूं। अचानक, इससे पहले कि वो अपनी सोच पूरी कर पाती, उसके पीछे एक साया उभरा और उस शख्स ने उस पर जोर से हमला कर दिया। यॉन चिल्लाई, हे भगवान, ये क्या है? एक गुस्से भरी आवाज उसके चारों तरफ गूंजी, तुम किसी के प्राइवेट स्पेस में घुसकर उनकी चीजें क्यों चुरा रही हो? लाइट्स झप से वापस आ गई और इयोन अपनी जगह पर जम गई। ये जियायुन था। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। वो हैरान दिख रहा था और इयोन पूरी तरह से सन्नाटे में थी। उसने पूछा, डैम, तुम्हारी गर्दन थोड़ी लाल है, दर्द हो रहा है क्या? उसने अपनी गर्दन पकड़ी और धीरे से कहा, मैं ठीक हूं। लेकिन जियायुन उसके और पास आया, लेकिन मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। उसने मन ही मन सोचा, इतने पास से भी तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी खुशबू, ये बिल्कुल वैसी ही है जो मुझे कमजोर बना देती है। वैसे तुम्हारा नाम ली जियायुन था, है ना? वो और पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। जब लाइट्स आई तो मैंने आपको पहचान लिया सुनबे, भले ही मैं लोगों को याद रखने में अच्छा नहीं हूं। इयोन की सांस अटक गई। उसने झटके से अपना हाथ वापस खींच लिया और जमीन से अपनी टोपी उठाई। इसको हो क्या गया है? हमने आपस में ठीक से बात भी नहीं की है। उसने सोचा। जोर से बोली, बेहतर होगा अगर हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। उसने माफी मांगते हुए जवाब दिया, मैं सच में माफी मांगता हूं, मुझे लगा तुम कोई चोर हो। अगर मुझे पता होता कि ये आप है तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, उसने अपनी टोपी पहनते हुए कहा, लेकिन मन ही मन सोचा, तो तुम एक अनजान इंसान के साथ ऐसा करते? उसने अपना सर उठाया और ठंडे अंदाज में पूछा, लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो? वो मुस्कुराया, ये मेरा स्टूडियो है। उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गईं। क्या? ये जगह? सही कहूं तो ये मेरा स्टूडियो बनेगा। मैं कल सुबह यहां शिफ्ट हो रहा हूं। यॉन एकदम टेंस हो गई। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। सच में? उसने पूछा, क्या हुआ? उसने सोचा, ऐसा नहीं हो सकता। जययून उसके सामने खड़ा था, उसके रिएक्शन से हैरान होकर, और शांत आवाज में पूछा, लेकिन मिस इयोन यहां क्यों है? उसने सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, मैं बस यहां जमा हुए सामान को फेंकने की कोशिश कर रही थी। तभी मैनेजर किम वहां आ गया। आसपास देखते हुए उसने कहा, ओह, लाइट वापस आ गई क्या? जब वो कमरे में आया तो जयह्यून और इयोन को बीच में खड़ा देखकर हैरान रह गया। वो मुस्कुराया, आहा, तो तुम लोग मिल गए। वो पास आया और बोला, ये वो शख्स है जो बेसमेंट किराए पर ले रहा है। इयोन ने जवाब दिया, मैं जानती हूं, मैं इससे आज दोपहर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मिली थी। ये उस शॉर्ट फिल्म में वॉइस ओवर का इंचार्ज था जिस पर मैंने काम किया था। जयह्यून मुस्कुराया और बोला, मैंने इयोन को इस वक्त यहां देखने की उम्मीद नहीं की थी। क्या आप पास में ही रहती हैं? हाँ, इयोन ने जवाब दिया, मैं यही रहती हूं, सेकंड फ्लोर पर।
किम जय ह्यून के पास गया और एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ बोला, मिस्टर किराएदार, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप कल दोपहर को आएंगे। जय ह्यून ने उसकी तरफ देखा और ठंडे अंदाज में जवाब दिया, एक चीज थी जो मुझे चेक करनी थी, इसलिए मैं यहाँ रुक गया। फिर वो इयोन की तरफ मुड़ा और पूछा, क्या ये सामान आपका है मिस इयोन? यहाँ बहुत सारा है, क्या आपको इसे हटाने में मदद चाहिए? उसने जल्दी से अपना सर हिलाया, घबराहट में अपने फोन को पकड़े हुए। नहीं, मैंने इसे यहाँ इकट्ठा जरूर किया है, लेकिन ये मेरा नहीं है और आपको मदद करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे फौरन फेंक दूंगी क्योंकि ये जरूरी नहीं है। लेकिन जय ह्योन ने उसे तेज नजर से देखा। तो फिर इसे जैसा है वैसा ही छोड़ दो, मैं इसे देख लूंगा। मैं कल शिफ्टिंग के दौरान इससे संभाल लूंगा, तब बहुत सारा कचरा होगा तो मैं सब एक साथ ही फेंक दूंगा। इयोन ने फौरन एतराज किया, नहीं नहीं, मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकती, आप अभी भी एक स्टूडेंट हैं, मैं इसे खुद साफ कर लूंगी। उसने एक आईब्रो उठाई, लेकिन आपने तो कहा था कि ये चीजें आपकी नहीं हैं। इयोन ने एक फीकी सी मुस्कान दी, कोई बात नहीं, मैं ये खुद कर लूंगी। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं इसे संभाल लूंगी। और ठीक है, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, ये चीजें मेरी हैं, इसलिए मेरी चिंता मत कीजिए। वो सामान उठाने के लिए मुड़ी, लेकिन उसकी नजर अचानक मेज पर रखी एक चीज पर पड़ी। वो जम गई। ये एक छोटा सा बॉक्स था जिसके अंदर एक रिंग बॉक्स था। वो फौरन पुरानी यादों में खींच गई। जेह्यून की आवाज ने उसके ख्यालों को तोड़ा। उसने ठंडे अंदाज में कहा, मैं आपके बारे में चिंतित नहीं हूं। वो हैरान होकर उसकी तरफ मुड़ी। क्या? उसने जवाब दिया। उसकी आंखें इयोन के चेहरे के भावों पर टिकी हुई थीं। आज से ये मेरी जगह है ना? सही कहा ना? और साफ कहूं तो मुझे अनजान लोगों का अपने पर्सनल स्पेस में घूमना और झांकना पसंद नहीं है। इयोन सन्नाटे में खड़ी रह गई। उसकी आंखें शौक से फैली हुई थीं। वो सूखी आवाज, जिस पर बस नाम की शराफत का पर्दा था, उसमें उसकी पहले दिखाई गई मेहरबानी का कोई निशान नहीं था। उसने खुद से सोचा, शायद यही इसका असली चेहरा है। क्या यही इस आदमी की सच्चाई है? बाद में इयोन अपने अपार्टमेंट वापस आई, कपड़े बदले और थकान से सोफे पर ढेर हो गई। उसने टीवी चलाया और एक आह भरी, मैं कब से ड्रामा देखने लगी। उसने अपने पास देखा और अपनी जेब से रिंग बॉक्स निकाला। वो उसे देर तक देखती रही और खुद से फुसफुसाई, मैं इसे यहां क्यों ले आई? जैसे ही उसने बॉक्स पर ध्यान लगाया, उसका दिमाग बेसमेंट के सीन में वापस चला गया। मैनेजर किम ने कहा था, खैर इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन साफ करता है, तो हमें अब चलना चाहिए क्योंकि नया किराएदार यहाँ है। हम आपको बाद में ड्रिंक के लिए बुलाएंगे, ठीक है ना यून? उसने मुस्कुराते हुए जय हिंद से कहा, अगर आप सफाई कर देंगे तो हम बहुत आभारी रहेंगे। मैं आपसे एक फेवर मांगता हूँ, बदले में आपको 1 हफ्ते तक फ्री ड्रिंक्स मिलेंगी, ठीक है? इयोन ने भी बीच में कहा था, ठीक है फिर, क्योंकि आप मदद कर रहे हैं, मैं आपको बाद में कॉफी बना कर दूंगी। जयहुन मुस्कुराया और उससे पूछा, क्या आप कैफे में भी काम करती हैं? हाँ, उसने जवाब दिया। किम हायदॉन में पार्टनर्स हैं। वो हैरान दिखा, लेकिन मैंने सुना था आप एक राइटर हैं। उसने सर हिलाया, हाँ, जब मैं अच्छे मूड में होती हूँ तो लिखती भी हूँ। किम हायदा ने तालियां बजाते हुए उनकी बात काटी, क्योंकि किराएदार सब कुछ फेंक देगा। चलो अब चलते हैं इयोन, चलो, तुम्हें ऊपर जाकर फ्रेश होना है। इयोन ने उसे गुस्से से देखा, हे, तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ। जयन चुपचाप ये सब देखता रहा। इयोन उसकी तरफ मुड़ी और बोली, खैर, आपको शिफ्टिंग के लिए गुड लक और कचरा साफ करने के लिए शुक्रिया। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, चिंता मत कीजिए, मैं इसे गैर कानूनी तरीके से नहीं फेंकूंगा। इयोन अपनी यादों से बाहर आई। उसकी आंखें अभी भी रिंग बॉक्स पर टिकी थीं। उसने रिंग निकाली और अपनी उंगली में पहन ली। वो धीरे से फुसफुसाई। उसकी आवाज में निराशा भरी थी, मैं इसी से तो बच रही थी। मेरी चीजें अभी भी उस वक्त की हैं, इन्हें रखने का कोई मतलब नहीं है। मैंने इन्हें फेंका क्यों नहीं? वो रुकी, फिर अपना हाथ अपने चेहरे के सामने उठाया और हैरानी से बोली, वाओ, इतने सालों बाद भी यह अभी भी फिट आती है। अचानक इयोन अपने ही बर्ताव से चौंक गई। वो उछलकर खड़ी हो गई और पागलों की तरह रिंग को अपनी उंगली से निकालने की कोशिश करने लगी। क्या मैं पागल हो गई हूँ? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? वो बैल्कनी की तरफ गई, उसे खोला और सोचा
बस सब खत्म हो गया, कोई बात नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। उसकी आंखें ठंडी और खोई हुई थीं। वो खुली खिड़की के सामने खड़ी हो गई और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे अपने ही ख्यालों में डूब रही हो। इसी बीच हमारा हीरो अपने कमरे में था, हाथ में एक फोटो पकड़े और फोन पर अपनी माँ से बात कर रहा था। जब आर्ट सेंटर अपार्टमेंट देता है तो तुम ऐसी जगह पर रहकर अपनी माँ को क्यों परेशान कर रहे हो? क्या ये मेरे लिए परेशानी की बात नहीं है? उसकी माँ ने पूछा। लेकिन वो अपने हाथ में पकड़ी फोटो को भींच रहा था। ये एओन की उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ की तस्वीर थी। उसने जवाब दिया, मुझे यहाँ अच्छा लगता है क्योंकि ये सब चीज़ों के पास है माँ। मुझे ये मोहल्ला और स्टूडियो पसंद है। मुझे लगता है आपने फिर से वाइन पी है। किसके साथ? पापा के साथ? ओह हाँ, सही कहा, वो बोली। तुम्हारे पापा की कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो गई हैं और रोज बेहतर हो रही हैं। जब उसकी माँ बात कर रही थी वो ध्यान नहीं दे रहा था। वो एओन के सामान को खंगालने में बिजी था और उसे उसकी नोटबुक मिल गई थी। उसने उसे एक पन्ने पर खोला जहां उसकी एक पुरानी तस्वीर थी। उसके बगल में लिखा था, हम लाइब्रेरी जा रहे थे लेकिन ओपा मेरे लिए फूल ले आए, इसलिए हम उसके बदले खाने चले गए। फोटो पर एक छोटा सा नोट पूछ रहा था, ये कब ली गई थी? वो एक पल के लिए रुका, फिर बड़बड़ाया, शायद लगभग 5 साल पहले। उसकी माँ की आवाज बीच में आई, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ बहुत निराश होगी। उसने नोटबुक बंद की और जवाब दिया, माँ सुबह सुबह मेरी एक बिजनेस ट्रिप है और मैं कल शिफ्ट कर रहा हूँ। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। उसने शांत आवाज में जवाब दिया, ठीक है चलो, इस महीने साथ में खाना खाते हैं। मैं अपने उस बेटे का चेहरा देखना चाहती हूँ जो विदेश से पढ़ाई खत्म करते ही इतना बिजी और आत्मनिर्भर मतलब इंडिपेंडेंट हो गया। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है माँ, आप आराम से सोइए, मैं आपको कल कॉल करूंगा। कॉल खत्म करने के बाद वो सेकंड फ्लोर पर गया और नोटिस किया कि बैल्कनी में कोई खड़ा है। ये किम हायदा था। वो उसके पास गया और बोला, भाई आप अभी भी स्मोकिंग कर रहे हैं? मैनेजर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं कभी कभी पी लेता हूँ। जयहिंद ने सख्ती से जवाब दिया, बस छोड़ दीजिए, ये आपकी सेहत के लिए खराब है और बेहतर होगा कि आप ये मेरे सामने ना करें, इसकी स्मेल बहुत गंदी आती है। किम हंसा और फिर उससे पूछा, क्या तुम सच में नहीं जानते थे कि वो एओन थी? हमारा हीरो एक पल के लिए चुप रहा, फिर किम की तरफ देखा जब उसने अपनी सिगरेट का कश लिया। नहीं, मैं नहीं जानता था। किम ने शक भरी आवाज में पूछा, लेकिन तुम ये भी नहीं जानते थे कि वो राइटर के तौर पर काम कर रही थी और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी? जेह्योन ने एक फीकी सी मुस्कान दी। ये बस एक इत्तेफाक है, मैंने पहले मना कर दिया था, लेकिन सियोंग-ह्योन तब तक जिद करता रहा जब तक मैं मान नहीं गया। और सच कहूं तो ये मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं यह मौका खोना नहीं चाहता था। आप जानते हैं, मैं एक मूर्तिकार हूं, मेरा फ्यूचर अनिश्चित और धुंधला है। किम ने एक आह भरी और गुस्से से कहा, हे भगवान, तुम कितने घमंडी हो। उसने आगे कहा, वैसे तुम्हारी वजह से हम बेसमेंट के कचरे से छुटकारा पा सके, इसीलिए उसके लिए शुक्रिया। लेकिन एओन के सामने ली दो-ह्योन के बारे में कभी भी बात मत करना और ना ही ये दिखाने की कोशिश करना कि तुम इस बारे में कुछ जानते हो। उसी पल हमारे हीरो ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्यों? क्या वो अभी तक उसे भुला नहीं पाई है? ये सुनकर किम गुस्से में उसके पास आया और बोला, इसका उस बात से कोई लेना देना नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम मुझे उकसाना बंद करो। तुम्हें अच्छे से पता है कि उनका ब्रेकअप कैसे हुआ था, इसलिए किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दो-ह्योन के छोटा भाई हो और उन मामलों से दूर रहो जिनका तुमसे कोई वास्ता नहीं। जय-ह्योन उसकी वार्निंग सुनकर बस व्यंग से मुस्कुराया। जरूर भाई, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। अगले ही पल जय-ह्योन ने आगे बढ़कर किम के हाथ से सिगरेट छीन ली और उसे जमीन पर फेंककर बुझा दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, भले ही आप मालिक हैं, लेकिन नियम सबके लिए एक है। बिल्डिंग के अंदर स्मोकिंग करना मना है। इतना कहकर वो पलटा और जाते जाते दूर से हाथ हिलाकर बोला, कल मिलते हैं भाई। किम वहीं खड़ा गुस्से से उसे देखता रहा और मन ही मन बड़बड़ाया, कैसा घमंडी लड़का है। गाड़ी में बैठने के बाद जय-ह्योन इस बात पर खुश हो रहा था कि वो किम को गुस्सा दिलाने में कामयाब रहा। अगली सुबह एओन अपने कैफे में काम कर रही थी। एक कस्टमर ऑर्डर देते हुए बोली, एक केक और एक अमेरिकानो। वैसे लगता है आज बेसमेंट में कोई नया शिफ्ट हुआ है। एओन ने जवाब दिया, जी हाँ, स्कल्पचर डिपार्टमेंट से एक लड़का। कस्टमर ने एओन के चेहरे पर देखते हुए पूछा, ओ अच्छा, पर आपके होठों को क्या हुआ? एओन ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, रात को खिड़की खुली थी तो मच्छर ने काट लिया। मैं आपकी कॉफी लाती हूँ। वो कॉफी बनाने चली गई। तभी किचन से किम निकला और बोला, केक बस तैयार होने वाला है। एओन उसे देखते हुए सोचने लगी, केक और कॉफी,
कौन सोच सकता था कि कोरियन लिटरेचर पढ़ने वाला स्टूडेंट बेकिंग में इतना अच्छा होगा। किम हाइदा हर काम में परफेक्ट है। वो दिखता भले ही आराम पसंद हो, लेकिन असल में बहुत मेहनती है। इयोन ने उसके हाथ से ट्रे ली और कस्टमर को ऑर्डर दे आई। थोड़ी देर बाद उसने किम को किचन से एक स्ट्रॉबेरी केक के साथ निकलते देखा। उसे देखकर इयोन ने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, ओह स्ट्रॉबेरी, आपने ये कब खरीदी? किम ने जवाब दिया, हाँ थोड़ी सी बची हुई है अंदर। यह सुनकर इयोन उसके पास गई और केक के बारे में पूछा। किम ने बड़े ठंडे ढंग से जवाब दिया, तुम्हें सिर्फ स्ट्रॉबेरीज मिलेंगी। यह सुनकर इयोन चिढ़ गई और बोली, तुम बहुत कंजूस हो। ठीक है, मैं जा रही हूं, मेरे लिए टेबल पर नजर रखना, मैं ब्रेक लेकर स्ट्रॉबेरीज खा रही हूं। एओन किचन में चली गई और आराम से स्ट्रॉबेरीज खाते हुए अपने फोन में खेलने लगी। अचानक उसने उस कंपनी का एक मैसेज देखा जहां उसने अपना काम भेजा था। उसने मन ही मन सोचा, इन्हें मेरी स्क्रिप्ट मिले हुए कई महीने हो गए, इतना वक्त लगाया सिर्फ मुझे रिजेक्ट करने के लिए। कंपनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। मैसेज में लिखा था कि उसके नए काम में उसके पुराने कामों के मुकाबले अनोखी कहानियों और मटेरियल की कमी है। एओन एक पल के लिए शांत खड़ी हो गई और सोचा, मेरा अतीत और मेरे अतीत का काम। अचानक उसे बेसमेंट में रखे उस बॉक्स की याद आई जिसमें उसके पुराने नोट्स थे। वो फुसफुसाई, ओह वो नोट्स। वो तेजी से किचन से बाहर निकली और किम से बोली, मैं बस अभी आई। किम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कहाँ जा रही हो? बस 1 मिनट, मैं बेसमेंट जा रही हूँ, वहां मेरी एक चीज रह गई थी, इयोन ने जल्दी में कहा। लेकिन चिंता मत करो, बर्तन वहीं रखे रहने दो, मैं आकर धो दूंगी। किम ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जल्दी आना। लेकिन इयोन के जाने के बाद किम के चेहरे पर एक परेशानी आ गई। उसे ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि इयोन अभी भी बेसमेंट में रखी उन चीजों से जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ जब इयोन बेसमेंट पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजा पहले से खुला हुआ है। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया, क्या उसने मेरा सामान सच में फेंक दिया? लेकिन उसने जल्दी से इस ख्याल को अपने दिमाग से झटक दिया। नहीं, ऐसा मत सोच, वो तुम्हें मिल जाएगा, शायद वो अंदर ही है। इयोन ने दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या यहां कोई है? मैं अपनी एक चीज ढूंढ रही हूं। लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, वो एकदम सन्नाटे में आ गई और अपनी जगह पर जम गई, क्योंकि उसने जेह्यून को अपने कपड़े बदलते हुए देख लिया। जेह्यून ने शांति से उसकी तरफ देखा और बोला, सामान शिफ्ट करते हुए कपड़े थोड़े गंदे हो गए थे, इसलिए मैं चेंज कर रहा था। एओन अभी भी हक्की बक्की वहीं खड़ी थी। उसके पास ना तो कोई जवाब था और ना ही वो हिल पा रही थी। जेह्यून ने आगे कहा, लेकिन क्या तुम प्लीज दूसरी तरफ देख सकती हो? ये सुनते ही योन को शर्म आ गई और उसने झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो मन ही मन सोच रही थी, मेरा टाइमिंग हमेशा इतना खराब क्यों होता है? कुछ पल बाद उसने पूछा, ओ ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या तुमने यहाँ की सारी चीजें फेंक दी हैं? जेह्यून ने जवाब दिया, नहीं, अभी भी कुछ छोटी मोटी चीजें बची हैं, लेकिन क्यों? योन ने बॉक्स का साइज हाथों से बताते हुए समझाने की कोशिश की। वो एक बॉक्स है जिस पर एक स्माइली फेस बना हुआ है, लगभग इस साइज का। क्या तुमने उसे देखा? वो अपने कपड़े ठीक करते हुए उसके थोड़ा पास आया और बोला, बॉक्स? नहीं, मैंने उस बॉक्स को अभी तक नहीं फेंका है। योन उसके इतने करीब आने से और भी ज्यादा घबरा गई। उसने सोचा, हे भगवान, ये कितना पास है। उसने खुद को संभाला और कहा, तुमने उस बॉक्स के अंदर का सामान तो नहीं फेंका है ना? मैं उसमें रखी एक चीज ढूंढ रही हूँ। जेह्यून ने मुस्कुराकर उससे पूछा, अंदर का सामान? ओ, कहीं अंडरवेयर तो नहीं? योन मन ही मन चीखी, नहीं, मैं अपनी नोटबुक ढूंढ रही हूँ। उसके अंदर मेरी एक नोटबुक है। क्या तुमने उसे सच में फेंक दिया या तुम्हें याद है तुमने उसे कहाँ रखा है? मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे उसे फेंकने के लिए कहा था। मैं बस उसे ढूंढना चाहती हूँ। जेहन उसके सामने चुपचाप खड़ा रहा, बिना एक शब्द कहे। उसने धीरे से आवाज दी, एक्सक्यूज मी जेहन। फिर उसने सोचा, ये जवाब देने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? आखिरकार जेहन बोला, सेन भाई, आप इतनी बेचैन क्यों हो रही हैं? योन ने हैरानी से पूछा, क्या? जेहन उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया और बोला, मैंने उसे छुपा दिया है। वो ऐसी चीज नहीं लग रही थी जिसे फेंक देना चाहिए।
इयोन ने राहत की सांस ली। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम उसे मुझे वापस दे सकते हो? तुम बाकी चीजों को फेंक सकते हो। लेकिन वो पलटा और पूछा, और बदले में मुझे क्या मिलेगा? इयोन ने मन में सोचा, है तो ये मेरी ही चीज। लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी या तुम्हें जिस चीज की जरूरत है वो खरीदूंगी। जेहन फिर से उसके पास आया और कॉन्फिडेंस से बोला, मेरे पास बहुत पैसे हैं सेन भाई। उसने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं सफाई में तुम्हारी मदद करूं? ये वैसे भी मेरा काम है। जेहियन मुस्कुराया और उसके और पास आ गया। क्या मैं सच में कुछ भी मांग सकता हूं? और फिर अचानक उसने इयोन के सूजे हुए होंठ को छुआ और बोला, यहां सूजन है, तुम्हें किसी कीड़े ने काटा था, है ना? इयोन जल्दी से पीछे हटी और हैरानी से बोली, हाँ, एक मच्छर ने। उसने घबराहट में सोचा, ये क्या था अभी? उसने थोड़ा टेंशन में पूछा, क्या तुम आमतौर पर ऐसे ही हो? उसने पूछा, ऐसा कैसा? पता नहीं, वो बोली, तुम वैसा बिहेव नहीं कर रहे जैसा मैंने सोचा था। जेहियुन ने शांति से जवाब दिया, मुझे लगा था कि आप चीजों को काफी गहराई से समझती हैं। इयोन की आंखें बड़ी हो गईं। क्या? वो उसकी आंखों में ध्यान से देखते हुए बोला, मैंने अच्छा और शरीफ बनने की कोशिश की, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं किस तरह का आदमी हूं। इयोन चुपचाप उसके सामने खड़ी रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, तो ये है वो चीज जो मैंने नोटिस की थी। क्या ये कह रहा है कि अब ये मेरे सामने एक अच्छे आदमी का नकाब नहीं पहनेगा? अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस आदमी को मुझे परेशान करने में मजा आता है। लेकिन उसने इस सिचुएशन को खत्म करने का फैसला किया और कहा, शायद मैंने तुम्हें कम समझा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, सोचने के बाद मुझे अब अपने नोट्स की जरूरत नहीं है। परेशान करने के लिए सॉरी, अलविदा। लेकिन जायह्यून ने तुरंत पूछा, क्या तुम बहुत जल्दी हार नहीं मान लेती? इयोन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे परवाह नहीं है। मुझे बेकार की बातों या इमोशनल लड़ाइयों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने वाली थी, जयहोन ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। इयोन ने उसकी तरफ देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। जयहोन ने उसका हाथ पकड़े हुए पूछा, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? इयोन ने शांति से उसकी तरफ देखा और कहा, लेकिन क्या मैं तुम्हें परेशान लग रही हूं? उसने एक पल सोचा और फिर कहा, तो तुम परेशान हो, मैं गलत था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे नोट्स ले आऊंगा, इसलिए गुस्सा मत करो। इयोन ने मन ही मन सोचा, ये कितनी जल्दी बदल जाता है। माफी भी मांग ली। क्या इसे एहसास है कि ऐसी बात के लिए माफी मांगना कितना अजीब है? उसने कहा, तो प्लीज ले आओ। लेकिन तभी अचानक बाहर से किसी के बुलाने की आवाज आई। हायदा! बाहर से आवाज आई, इधर आओ, लगता है इसने शिफ्टिंग पूरी कर ली है। ये सुनते ही इयोन चौंक गई और उसने तुरंत अपना हाथ जयहोन की पकड़ से छीन लिया। जयहोन अपनी मुट्ठी बंद करते हुए अपने हाथ को देखता रहा, जैसे वो अभी भी इयोन के स्पर्श को, टच को महसूस कर रहा हो। तभी कुछ नौजवान लड़के लड़कियां जो उसके यूनिवर्सिटी के साथ ही लग रहे थे, सीढ़ियों से नीचे उतरे। एक लड़की ने पूछा, क्या जेहलॉन यहाँ नहीं है? दूसरी ने जवाब दिया, दरवाजा खुला है, वो यहीं होगा। उन सब ने जोर से आवाज लगाई, हे जेहयॉन, चलो खाना खाने चलते हैं। इसी बीच इयोन कमरे से बाहर निकली और शांति से बोली, लगता है तुम्हारे दोस्त आ गए हैं, मैं चलती हूँ, प्लीज मेरे नोट्स बाद में लौटा देना। जब वो बाहर निकल रही थी तो जेहयॉन के दोस्तों ने सम्मान से उसका अभिनंदन किया। सीढ़ियां चढ़ते हुए इयोन सोच रही थी, ये लोग मुझसे 5 साल छोटे लगते हैं, इसका मतलब ये 20-25 साल के होंगे। कितने जवान हैं ये। काम खत्म करने और कैफे बंद करने के बाद इयोन और किम दोनों के चेहरों पर थकान साफ दिख रही थी। इयोन ने किम से कहा, किम, मुझे लगता है हमें एक पार्ट टाइम वर्कर रख लेना चाहिए। लंच के टाइम आज हालत खराब हो गई थी। किम ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, हाँ, बहुत थक गया हूँ, अब और कुछ नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी की लंबी छुट्टियां हैं, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे होंगे। मैं इस बारे में देखता हूँ। इयोन ने पूछा, क्या तुम अपनी कार तक पैदल जा रहे हो? उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मेरी बहन मुझे लेने आ रही है। ओह, तो तुम्हारी बहन आएगी? इयोन ने कहा, ठीक है, आराम से घर जाओ। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, कल मिलते हैं।
अपने अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए एओन सोच रही थी, इतनी शांति है, क्या वो लोग चले गए? उसने अपार्टमेंट में घुसकर थककर सोफे पर बैठ गई। उसने मन ही मन सोचा, लगता है मुझे कल उससे नोट्स लेने ही पड़ेंगे, शायद वो मेरे नए काम में मेरी मदद करें, है ना? उसने आह भरते हुए अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। क्या मैं इस बार फिर से रिजेक्ट हो जाऊंगी जैसे पिछली बार हुई थी? उसने खुद से सच कहा। असल में मैं जानती थी कि इसका कोई फायदा नहीं होगा जब उन्होंने इतनी देर से मुझे कांटेक्ट किया था। मैंने वो पीस सिर्फ इसलिए लिखा था ताकि मैं कुछ तो पूरा कर सकूं। मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे कुछ काम अच्छे बिकते हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम तो मेरी स्किल्स हैं। उसने अपना सिर झटका और खुद से कहा, मुझे इस बारे में सोचना बंद करना होगा, इससे मेरे पेट में अजीब सा लग रहा है। इतने स्ट्रेस में उसे एहसास हुआ कि उसने काफी देर से कुछ खाया नहीं है। मुझे कपड़े भी धोने हैं, मैं पहले खाना ऑर्डर करती हूँ और जब तक वो आता है मैं कपड़े धो लूंगी। थोड़ी देर बाद जब वो बाथरूम से बाहर निकली, उसकी थकान दूर नहीं हुई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने थकी हुई हालत में दरवाजा खोला और सोचा, बर्तन धोने के बाद मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या मुझे बिना खा ही सो जाना चाहिए? दरवाजे पर खड़े शख्स ने कहा, आपको नहीं लगता कि इस वक्त डिलीवरी ऑर्डर करना थोड़ा खतरनाक है? यौन चौंक गई क्योंकि सामने कोई अनजान नहीं बल्कि जयुन खड़ा था। उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम पार्ट टाइम फूड डिलीवरी का काम करते हो? उसने शांति से जवाब दिया, नहीं ऐसा नहीं है, ये मुझे रास्ते में मिला तो मैं साथ ले आया। उसने यून की नोटबुक आगे बढ़ाई। ये रही आपकी नोटबुक। यून ने मुस्कुराकर उसे ले लिया। शुक्रिया, तुम ये मुझे कल भी दे सकते थे। उसने तुरंत जवाब दिया, मुझे लगा ये जरूरी है, क्या मैं बेवजह आ गया? यून को उसके लिए थोड़ा बुरा लगा। क्या तुम मेरे साथ थोड़ा खाना खाओगे? ये अकेले खाने के लिए थोड़ा ज्यादा है। जेह्यून एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मेरी कार में कुछ ड्रिंक्स हैं, मैं उन्हें लेकर आता हूं। वो तेजी से अपनी कार की तरफ चला गया। यौन दरवाजे पर खड़ी सोचती रही, रुको, मैंने तो ये बस फॉर्मेलिटी के लिए कहा था। हे भगवान, उसने सोचा, क्या इसे इतना नहीं पता कि कोई चीज देने से पहले उसे ठीक से पैक करना चाहिए? लेकिन ये इतना अनाड़ी आदमी भी नहीं लगता। पर ये इस वक्त मेरे घर क्यों आया है और ड्रिंक्स भी लाना चाहता है? यौन को उसके इरादे इतने साफ लगे कि उसे हंसी आ गई। ऐसा नहीं लगता कि ली जे-ह्यून उस टाइप का इंसान है जो अपनी चाहते छुपाता है। अचानक उसे सुबह की घटना याद आई जब वो उसके पास आया था और पूछा था, क्या मैं सच में कुछ भी मांग सकता हूं? उसने सोचा, जब मैंने उसकी असलियत पहचान ली है तो अब उसे मेरे सामने अपना असली रुख छुपाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। उसे जे-ह्यून के शब्द याद आए, आपको पता होना चाहिए कि मैं किस तरह का आदमी हूं। उसने सोचना जारी रखा, तो क्या फर्क पड़ता है अगर वो कुछ नहीं छुपाता है? तो अभी बच्चा ही, या क्या हमें खा लेना चाहिए? उसने सोचा, टेबल पर नहीं, लिविंग रूम में। वो लिविंग रूम में गई और खाना टेबल पर रख दिया। उसने मन ही मन सोचा, अगर टीवी चल रहा हो तो थोड़ा कम अजीब लगेगा। उसने खाना खोला और कुछ देर चुपचाप बैठी रही। फिर उसने गंभीरता से कहा, मैं दिन में ये मानना नहीं चाहती थी, मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन अब बात ज्यादा साफ हो गई है। यह ऐसी कोई बात नहीं थी जिस पर शर्म आनी चाहिए। और तभी अचानक उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसे सुबह वाली घटना याद आ गई जब वो जेहन के कमरे में घुसी थी और उसने कपड़े नहीं पहने थे। उसने सोचा, ठीक है, उन शर्ट्स के नीचे उसका शरीर देखकर मैंने जल्दबाजी कर दी थी। उसी पल जेहन वापस आ गया। मैं 2 बॉटल्स ले आया, इतना ठीक रहेगा? उसने जवाब दिया, हाँ ठीक है, मैं ग्लास ले आती हूँ। वो जल्दी से किचन में गई और 2 ग्लास ले आई। उसने पूछा, वैसे क्या तुम ड्रिंक करने के बाद गाड़ी चलाओगे? नहीं, उसने जवाब दिया, मैं स्टूडियो में ही सो जाऊंगा। यौन को थोड़ा अजीब लगा। ओह, सब कुछ कितना बिखरा हुआ है, सॉरी मैंने देर कर दी। उसने कहा, आराम से करो। लेकिन इयोन मन ही मन सोच रही थी, मैं ऐसी सिचुएशन में फंसी क्यों गई? खुद को संभाल लियोन, खासकर ऐसे वक्त पर मुझे शांत रहना होगा। वो उसके पास आई और बोली, बैठो, क्या तुमने ये पहले कभी पी है? नहीं, उसने कहा, ये मुझे किसी ने दी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, असल में मुझे इस तरह की ड्रिंक पसंद है। इयोन ने हैरानी से पूछा, सच में? एक वक्त था जब मैं भी इस तरह की ड्रिंक पीती थी। जेयून उसे बड़े ध्यान से देख रहा था जबकि वो बॉटल पर लिखी जानकारी पढ़ रही थी। इयोन सोच रही थी, मैंने इतना सारा खाना ऑर्डर कर दिया है, अगर मैं अकेली खाती तो ये मेरे 3 रात का स्नैक बन जाता। तभी अचानक वो उसके पास आया और उसके बालों पर हाथ रखा। आपके बाल काफी गीले लग रहे हैं, ये ठीक है सोनबे? ऐसे तो आपको ठंड लग जाएगी। इयोन एक पल के लिए चुप हो गई, उसकी हरकत से एकदम चौंक गई थी।
उसने खुद को उससे दूर करने की कोशिश की और जल्दी से बोली, ये सूख जाएंगे। उसने जल्दी से बात बदलने की कोशिश करते हुए कहा, क्या मैं बॉटल खोलूं? वो मुस्कुराया। मुझे लगता है मैं इस काम में आपसे बेहतर हूं। उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मुझे भी बॉटल खोलनी आती है। वो हंसा। जब मैं विदेश में पढ़ रहा था तब मैं एक बार में पार्ट टाइम काम करता था। मैं दिन में दर्जनों बॉटलें खोलता था। उसने जयउन की तरफ देखा और कहा, ओह, तो तुम इसमें बेहतर हो। और इतना कहते हुए उसने बॉटल खोल दी। उसने पूछा, आपने दोपहर में भी कुछ ऐसा ही किया था। लगता है आप अपना मन बहुत जल्दी बदल लेती हैं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, ये बात मैं अक्सर सुनती हूं। मुझे बेवजह की लड़ाइयां पसंद नहीं हैं। वो हंसा और उसे देखते हुए बोला, आप दूसरों को मना करने में भी अच्छी नहीं है ना? एओन उसकी बात से चौंक गई। तुम जानते हो जयह्योन, तुम में कुछ अजीब है। क्या तुम मुझे जानते हो? वो मुस्कुराया। क्या ये एक सवाल है? उसने कहा, हाँ, तुम्हारे तरीके और बातों से लगता है कि ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है। उसने जवाब दिया, हाँ, मैं आपको जानता हूं। गोंग एओन, 31 साल की, लिटरेचर डिपार्टमेंट की प्रतिभाशाली स्टूडेंट। एओन हैरान थी कि उसे यह सब पता है। लिटरेचर डिपार्टमेंट? ह्योंग ने बताया था, स्योंगह्यन ह्योंग ने। फिर उसने एओन के लिए ड्रिंक डाली। स्योंगह्यन ह्योंग? एओन ने पूछा। क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कहा? आपको ऐसा क्यों लगा कि यह हमारी पहली मुलाकात नहीं है? उसने जवाब दिया, मुझे तुमसे वैसी ही वाइब्स आ रही थी जैसी किसी ऐसे शख्स से आती हैं जिसे मैं जानती हूं। उसने मन ही मन सोचा, ठीक है, मुझे उसे यह नहीं बताना चाहिए कि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही हूं, है ना? उसने टेंशन में मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरे सवाल ने मामले को थोड़ा साफ कर दिया। लेकिन जेह्यून उसे बस घूरता रहा, बिना कुछ बोले। एओन घबरा गई। वो बस एक आम सा सवाल था, जैसे क्या हम पहले मिले हैं? उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। यह पहली बार है जब मैंने सुना है कि मैं किसी और जैसा दिखता हूं। एओन उसके पास आने से घबरा गई। फिर उसने उसके पास रखे टिश्यू पेपर उठाए और पूछा, क्या मेरा चेहरा अब इतना कॉमन है? एओन चौंकी हुई थी, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। नहीं, तुम्हारा चेहरा उसके जैसा नहीं है, बस आवाज और एहसास, हाँ, थोड़ा सा। उसने अपने आप से कहा, यह कितनी अजीब बात है कि मैं उसकी खुशबू और आवाज से ज्यादा घबरा रही हूं। यह साफ है कि यह आदमी अब जानबूझकर ऐसा कर रहा है। जेह्यून ने टिश्यू से बॉटल साफ करना शुरू कर दिया, जबकि उसकी नजर एओन के हर एक्सप्रेशन पर थी। उसने कहा, खाना ठंडा हो रहा है स्योनबे। एओन ने पूछा, तो क्या ये अभी भी खाने लायक हैं? उसने नामे सिर हिलाया। अगर आपने इसमें से कुछ भी खाया तो आप बीमार पड़ जाएंगी। फिर वो मुस्कुराया और बोला, इसलिए कुछ और खाइए। थोड़ी देर बाद जेह्यून अपने कमरे में वापस आ गया। उसने अपने बाल धोए और शीशे के सामने खड़े होकर सोचा, मैं किसी और जैसा दिखता हूं? हाँ, वो बहुत चढ़ा हुआ था। नामुमकिन। मैं उसके बारे में जानता हूं। मैं पता लगा सकता हूं। यह सब कितना बेकार है। वो सोफे पर बैठ गया। मैंने पहले कभी एक बॉटल से नशा महसूस नहीं किया, तो फिर मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? क्या ये गोंग एओन की वजह से है? वो एक पल के लिए रुका और तभी उससे अपने अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे याद आया जब वो एओन के साथ बैठा था और उन्होंने ठंडा हो चुके खाने की जगह नया खाना ऑर्डर किया था। फ्लैशबैक सीन। उसने एओन से पूछा था, तो नोटबुक के बारे में क्या आप कुछ और लिखेंगी? एओन, जो नशे में लग रही थी, ने जवाब दिया, हाँ, मैं थोड़ा फंस गई हूं। कुछ नया लिखना चाहती हूं। मुझे लगता है अगर मैं बिना सोचे लिखूंगी तो कुछ ना कुछ दिमाग में आ ही जाएगा। जेह्यून ने कहा, माफ करना, लेकिन मैंने उसमें से थोड़ा सा देखा था। वो काफी दिलचस्प लगा। एओन ने जल्दी से उसकी तरफ देखा। ओह, मैंने तो बस वहां कुछ भी लिख दिया था, लेकिन क्या वो पढ़ा जा सकता था? हाँ, कुछ हद तक, उसने कहा। कुछ लाइंस कई बार लिखी हुई थीं। वो थोड़ी देर रुका, उसकी तरफ देखा और बोला, पहले मुझे धीरे से सहलाओ, फिर मुझे दुलार करो, ताकि मैं तुम्हें एक ही बार में निगल सकूं। ये सुनते ही एओन ने उसके कपड़े पकड़े और उसे अपनी तरफ खींचा। वो जोर से हंसी। एक बार और कहो प्लीज, क्या तुम ये लाइन दोबारा कह सकते हो? इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। जेह्यून अपने कमरे में उसका नाम ले रहा था, गोंग एओन। उसे उनकी बातचीत याद आ रही थी।
इसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है। उसने यॉन से पूछा, क्यों, क्या तुम्हें मेरी आवाज पसंद आई? हाँ, उसने कहा, ये सबसे अच्छी है। वो बोलती रही, तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत खराब है, लेकिन तुम्हारी आवाज इतनी सुंदर क्यों है? जययून ने पूछा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? उसने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। ये एक तारीफ है, मुझे रिकॉर्डिंग के वक्त भी ऐसा ही लगा था। ये बहुत शानदार है, इसलिए बोलते रहो, मुझे तुम्हारी आवाज सुनना पसंद है। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। जयहुन ने खुद से कहा, तारीफ? उसकी आवाज कितनी हल्की है, कौन इतने खूबसूरत शब्द कहता है? वो एक पल के लिए रुका। क्या ये शराब की वजह से है? मैं इतना लाचार क्यों हो गया हूं? मुझे क्या करना चाहिए? मैं इतना बेचैन नहीं हूं। हे भगवान, मैंने गलती कर दी। उसने गहरी सांस ली और अपना सर कुर्सी पर टिका दिया। मुझे एक बार फिर नहाना पड़ेगा। अचानक उसे एक मैसेज आया। उसने सोचा, सुबह के 2 बजे हैं और कोई मुझे मैसेज कर रहा है। इस वक्त तो सिर्फ एक ही शख्स मैसेज करता है। वो उठा और फोन उठाया। मैसेज में लिखा था, मैं इस बार कोरिया वापस आ रहा हूं। हमारा हीरो एक पल के लिए चुप रहा, मैसेज को गौर से देखता रहा। फिर वो बैठ गया और फोन को अपने बगल में फेंक दिया। उसने अपनी उंगलियों से बालों को पीछे करते हुए गहरी सांस ली और खुद से कहा, धिक्कार है, वो सच में वापस आ रहा है। और फिर उसने रिप्लाई किया, बधाई हो भाई। और इससे ये साफ हो गया कि हमारी हीरोइन का एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ रहा है। अब वो हमें फिर से परेशान करेगा, है ना? अगली सुबह कैफे में यॉन एक ड्रिंक बना रही थी। किम ने उससे पूछा, क्या कर रही हो? उसने जवाब दिया, एस्प्रेसो। मैंने सुना है कि इटालियंस अल्कोहल के असर को कम करने के लिए एस्प्रेसो में चीनी मिलाते हैं। किम ने कप उसके हाथ से लिया। ये मुझे दो। क्या तुम्हें अल्कोहल की वजह से थोड़ा अजीब लग रहा है? अगर तुम अभी एस्प्रेसो पियोगी तो बेहोश हो जाओगी। बेहतर होगा कि तुम इसमें पानी मिलाकर पियो। यॉन चीखी, है, मुझे वो ऐसे पसंद नहीं है। किम ने ड्रिंक बनाई और उसे वापस दी। तो फिर क्यों नहीं तुम सूप पीने जाती? उसने जवाब दिया, मैं अभी इतनी होश में नहीं हूं कि इस बारे में सोच सकूं। किम के चेहरे के भाव बदल गए और उसने पूछा, तो कितनी पी और किसके साथ? अकेली? हां? यॉन उससे दूर हटी। थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। मैं कोई इंटेरोगेशन नहीं करूंगी, मैं थोड़ी देर की छुट्टी ले रही हूं। किम ने कहा, सिर्फ आज के लिए आराम करूं। लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मेरी छुट्टी कल है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे कुछ और प्लान्स हैं। किम को गुस्सा आ गया और वो उस पर चिल्लाया, हे, मेरी बात सुनो, कम से कम तब तक आराम करो जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं। उसने थोड़े गुस्से में जवाब दिया, ठीक है, मैं करूंगी। हमारी हीरोइन अपनी ड्रिंक पकड़े किचन में घुसी और अचानक जमीन पर गिर गई। अपना चेहरा हाथों से ढके हुए थी। उसके चेहरे पर शर्म साफ दिख रही थी। उसने मनी मन कहा, बंद करो इस बारे में सोचना, यह पागलपन है। उसे कल सुबह की बात याद आई। उसने सोचा, कल सुबह जब मैं जेहन को देखने उसके स्टूडियो गई थी, उसकी एक सिंपल सी वजह थी। जब तक वो गया और मैंने सफाई खत्म की, टीवी पर खबर आ रही थी कि इन दिनों गर्मी बहुत बढ़ गई है। तब मुझे याद आया कि बेसमेंट वाले अपार्टमेंट में एसी नहीं है। मेरे पास एक एक्स्ट्रा पंखा था, इसलिए मैं उसे वो उधार देना चाहती थी। उसने मन ही मन सोचा, वो मेरा सामान लौटाने आया था और आखिर में उसे स्टूडियो में सोना पड़ा, इसलिए थोड़ी सी मेहरबानी तो ठीक रहेगी, है ना? क्या मुझे उसे मेरे स्टोर रूम वाला पंखा दे देना चाहिए मेरी नोटबुक वापस करने के बदले में? यॉन ने उसे कॉल करने के लिए फोन उठाया, लेकिन तभी उसे याद आया, ओह, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। इसलिए उसने खुद नीचे जाने का फैसला किया। उसने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और नीचे जाते हुए सोचा, जब वो नीचे ही है तो मैं सीधा जाकर पूछ लेती हूं। यॉन सीढ़ियां उतरकर उसके दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। नॉक करने से पहले उसने सोचा, कहीं मैं बेवजह तो नहीं आ गई। खैर, मैं जल्दी से पूछूंगी और चली जाऊंगी। वो एक पल के लिए दरवाजे के सामने खड़ी सोचती रही, क्या वो सो रहा है या उसने टैक्सी बुलाकर घर चला गया। जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो खुला हुआ था। यॉन ने दरवाजा थोड़ा सा खोला और अंदर झांका, लेकिन सामने का नजारा देखकर वो चौंक गई। जायोन उसके सामने बैठा था और उसका नाम ले रहा था, इयॉन। इयॉन ने शर्म से सोचा, मुझे उसी पल वापस मुड़ जाना चाहिए था, क्योंकि अनजाने में किसी दूसरे की पर्सनल स्पेस में झांकना बिल्कुल गलत है। उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अपनी जगह पर ही खड़ी रही।
जब उसने जेह्यून को फिर से अपना नाम लेते हुए सुना तो वो डर गई। क्यों? मैं वहां एक बेवकूफ की तरह क्यों खड़ी रही और हिल भी नहीं पाई? वापस प्रेजेंट में किचन में बैठी इयोन ने अपनी ड्रिंक उठाई। उसने सोचा, हर किसी की एक प्राइवेट सीक्रेट लाइफ होती है। वो एक अडल्ट है और ये उसकी पर्सनल स्पेस है, इसलिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसने सोचा, ये राहत की बात है कि वो इतना खोया हुआ था कि उसने मुझे नोटिस नहीं किया। खैर, जब वो मुस्कुराता है तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा दिखेगा। इयोन ने इन ख्यालों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की और अपना सर झटका। सोचना बंद करो, शायद प्रॉब्लम मुझ में ही है। लेकिन वो मेरा नाम क्यों ले रहा था? उसके अंदर शर्म और उत्सुकता यानी क्यूरियोसिटी एक साथ उमड़ रही थी। तभी बाहर से आवाज आई, हेलो, मैं एक स्ट्रॉबेरी केक लूंगा, टेक अवे करवाना है। सियोन भाई आज स्टूडियो में नहीं है, तो चलो यहीं खाकर चलते हैं। इयोन किचन से बाहर आई और देखा कि किम ऑर्डर ले रहा है। किम ने कहा, ठीक है, मैं आपके टेबल पर ले आता हूं। उसने इयोन को देखा और बोला, मैं कॉफी ले आता हूं, तुम केक ले आओ। अब तुम कैसी हो? इयोन ने जवाब दिया, ठीक है, मैं करती हूं और मैं ठीक हूं। किम ने अपनी बात जारी रखी, ये यहां नए किराएदार हैं, इन्हें सर्विस के तौर पर कुछ एक्स्ट्रा केक दे देना। सच में? इयोन ने पूछा। हाँ, किम ने कहा, वैसे आज स्टूडियो खाली लग रहा है, वहां अभी भी एसी नहीं है, इसलिए दिन में काम करना मुश्किल होगा। इयोन थोड़ा टेंशन में थी और ऑर्डर तैयार करने लगी। ओह हाँ, शायद इसीलिए उसने मन ही मन सोचा, मैं थोड़ा सुकून महसूस कर रही हूं कि वो यहां नहीं है। उससे मिलने के ख्याल से ही मुझे भाग जाने का मन करता है। इयोन ने किम से कहा, केक तैयार है। किम ने जवाब दिया, ठीक है, ड्रिंक भी तैयार है, मैं खुद दे आता हूं। इयोन वहीं खड़ी रही और अपने पास रखी नोटबुक को देखने लगी। उसने उसे खोला और सोचा, अगर ये नोटबुक ना होती तो इसमें से कुछ भी ना होता। खैर, उम्मीद है कि ये नोटबुक मेरे काम में मेरी मदद करेगी। उसने नोटबुक के पन्ने पलटना शुरू किया। उसके दिमाग में ख्याल घूम रहे थे, जब मैंने ये लिखा था तब मैं किस तरह की भावनाओं से गुजर रही थी। पन्ने पर वही लाइन लिखी थी जो जयहन ने उसे कल रात सुनाई थी, पहले मुझे धीरे से सहलाओ, फिर मुझे दुलार करो, ताकि मैं तुम्हें एक ही बार में निगल सकूं। इयोन ने मन ही मन कहा, ओह, ये कितना अजीब है। लोग कहते हैं कि ग्राफिटी कला इंसान की असली प्रवृत्ति और उसके बिन सजे अवचेतन मन को दर्शाता है। मेरा अतीत आखिर इतना क्या चाहता था? वो कहता है कि उसने पार्ट टाइम जॉब के लिए 5 उम्मीदवारों के रिज्यूमे चुने हैं और इयोन से उनमें से किसी एक को चुनने के लिए कहता है, क्योंकि उसे उस नए इंसान के साथ काफी वक्त बिताना होगा। अब सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं जेह्यून के पास। जेह्यून एक ऑफिस से बाहर निकल रहा होता है कि तभी कोई उसका नाम पुकारता है। वो बिना किसी दिलचस्पी की आवाज की तरफ देखता है। वो था सांगुन। सांगुन दोस्ती से पूछता है, क्या तुम प्रोफेसर से मिले? जेह्यून जवाब देता है कि वो बस एक कंसल्टेशन के लिए गया था। जेह्यून उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो सांगुन बताता है कि वो भी प्रोफेसर से ही मिलने आया था। और फिर यहां आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। सांगुन उनके प्रोजेक्ट में मदद के लिए जेह्यून को धन्यवाद देता है और कहता है कि उनकी शॉर्ट फिल्म एक बड़ी सफलता होने वाली है। वो उसका कंधा थपथपाता है और जेह्यून अपनी उस सहजता छुपाते हुए उसके हाथ को देखता है। सांगुन फिर कहता है, इतनी टैलेंटेड राइटर की सिफारिश करने के लिए शुक्रिया। 1 महीने में प्रीमियर है, तुम्हें आना होगा। सांगुन आगे कहता है, इयोन को काम पर रखना सबसे अच्छा फैसला था। वैसे तुम उसे पहले से जानते कैसे हो? इस पर जेह्यून मुस्कुराता है और जवाब देता है, मैंने हाल ही में उसकी किताब पढ़ी थी और जैसे ही मुझे पता चला कि हमें एक राइटर की जरूरत है, मेरे दिमाग में तुरंत उसका ख्याल आया। लेकिन फिर जेह्यून सांगुन से एक अजीब रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है, प्लीज इयोन को ये मत बताना कि उसे मैंने रिकमेंड किया है। मुझे लगता है कि वो खुद को मेरा कर्जदार महसूस करेगी। सांगुन जवाब देता है कि इयोन की पर्सनैलिटी को देखते हुए वो शायद सच में खुद को कर्जदार महसूस करती, इसलिए वो जेह्यून का राज रखने के लिए मान जाता है। लेकिन यहां आता है एक और बड़ा खुलासा। जैसे ही सांगुन वहां से थोड़ा दूर जाता है, जेह्यून अपने कंधे को उस जगह से ऐसे झाड़ता है जहां सांगुन ने हाथ रखा था, जैसे उस पर कोई गंदगी लग गई हो। और फिर वो धीरे से बड़बड़ाता है, उसे तो इयोन का शुक्रगुजार और कर्जदार होना चाहिए। अगर मुझे उससे मिलने का ये तरीका ना अपनाना पड़ता तो मैं जिंदगी में कभी ऐसे किसी प्रोजेक्ट के लिए हाँ नहीं कहता। तो देखा आपने, जेह्यून का इस पूरी शॉर्ट फिल्म में शामिल होना, प्रोफेसर से मिलना, ये सब बस इयोन से मिलने के लिए एक बहुत बड़ा और सोचा समझा प्लान था। अब सीन कट होता है और हम वापस चलते हैं इयोन के पास, कैफे में। हमेशा की तरह इयोन कड़ी मेहनत कर रही है और उसके माथे पर पसीना है। बाहर असहनीय गर्मी थी और वो सोच रही थी कि गर्मियों की पीक में मौसम कितना ज्यादा गर्म होगा।
उसका बॉस किम डिलीवरी के लिए बाहर गया हुआ था, इसलिए वो कैफे में अकेली थी। वो मन ही मन सोचती है कि उन्हें जल्द से जल्द बेसमेंट में एयर कंडीशनर लगवाना होगा। पिछले कुछ दिनों से जे ह्यून स्टूडियो में नहीं आया था और यॉन को लगता है कि ये अच्छा ही है, क्योंकि उस रात की घटना अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा है और उसे परेशान कर रही है। वो उन ख्यालों को झटक कर अपना ध्यान काम पर लगाने की कोशिश करती है। जब कोई कस्टमर नहीं था तो उसने अपना लैपटॉप खोला और अपने नोट्स देखने लगी। कहानी का बेसिक सिनॉप्सिस तो तैयार था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ लिखना बाकी था। यॉन कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां फिराते हुए सोचती है कि जल्द ही उसके पास एक असिस्टेंट होगा जिससे उसे एक नई कहानी लिखने के लिए और ज़्यादा टाइम मिलेगा। अपने पुराने नोट्स खंगालते हुए उसे एक नई कहानी का आइडिया मिलता है जो उसे बहुत प्रेरित करता है, लेकिन वो सोच में पड़ जाती है कि क्या ये कहानी दर्शकों को पसंद आएगी। खैर, इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इयॉन को खुद ये आइडिया बहुत पसंद था और वो इसे लिखने के लिए बेताब थी। बहुत लंबे समय के बाद उसे लिखने में वो पुराना रोमांच, वो थ्रिल महसूस हो रहा था। भले ही लिखना उसका मुख्य काम था, पर हाल ही में वो कैफे के काम में इतना उलझ गई थी कि बहुत थक जाती थी। यॉन अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी कि तभी कैफे में दो आदमी जोर जोर से बातें करते हुए दाखिल हुए और यहां से कहानी में टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है। इयॉन तुरंत अपनी जगह से उठी और उनका स्वागत किया। उनमें से एक ने आते ही बदतमीजी से म्यूजिक बदलने की मांग की। इयॉन ने अपना संयम बनाए रखा और चेहरे पर मुस्कान रखी। भले ही मनी मन वो सोच रही थी कि आज कस्टमर्स को लेकर उसकी किस्मत खराब है। वो आदमी एक टेबल पर बैठ गए और उनमें से एक जोर जोर से टेबल बजाकर मेन्यू मांगने लगा। इयॉन को उनसे शराब की तेज गंध आई। उसने बड़ी विनम्रता से उन आदमियों को काउंटर पर आकर अपना ऑर्डर देने के लिए कहा। इस पर वो आदमी अकड़ कर बैठ गया और उससे बदतमीजी करने लगा। वैसे भी यहां कोई और कस्टमर तो है नहीं, तुम खुद यहां आकर ऑर्डर लो। इयॉन ने एक बार फिर शांति से और विनम्रता से उसे काउंटर पर आकर ऑर्डर देने के लिए कहा, और जैसे ही वो काउंटर की ओर मुड़ी तभी एक छोटी सी चीज हवा में उड़ती हुई आई और उसके सिर पर हल्के से लगी। ये एक कार्ड था जिसे उन आदमियों में से एक ने फेंका था, और उसके पीछे से उसी आदमी की भारी आवाज ने उसे हुक्म दिया, इधर आओ। इयॉन ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत रहने और सब्र रखने के लिए समझाया। उसने फैसला किया कि ऐसे लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वो नीचे झुकी, कार्ड उठाया और उनका ऑर्डर लेने के लिए चल पड़ी। लेकिन वो आदमी यही नहीं रुके। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, मुझे आज्ञाकारी लड़कियां पसंद हैं, पर अफसोस तुम्हारा फिगर कुछ खास नहीं है। उन्होंने 2 कॉफी ऑर्डर की और फिर उनमें से एक ने कहा कि उसने अपना मन बदल लिया है और वो इतनी घटिया कॉफी के लिए इतने पैसे नहीं देगा। यॉन ने गुस्से से अपने होंठ भींच लिए और चुपचाप काउंटर की तरफ चल दी। वो सोच रही थी कि ये लोग सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो अकेली है। अगर उसका बॉस किम यहाँ होता तो उनकी इतनी हिम्मत कभी नहीं होती। उसे एहसास हुआ कि अपना खुद का बिजनेस चलाना आसान नहीं है। और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की। इयॉन को एहसास ही नहीं हुआ कि कब एक लंबा साया उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। वो कोई और नहीं बल्कि जे ह्यून था। जे ह्यून ने आगे बढ़कर बड़ी सावधानी से उसके हाथ से वो कार्ड ले लिया जो उस बदतमीज आदमी का था। इयॉन हैरान होकर उसे देखती रह गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, जे ह्यून ने शांति से कहा, अपना एप्रिन उधार दो। और फिर उसने धीरे से एप्रिन की पट्टियां खींचकर उसे उतारना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ वो आदमी आराम से बैठकर अपने दोस्त से बातें कर रहा था। तभी जे ह्यून उनकी टेबल के पास पहुंचा और एक पहाड़ की तरह उनके ऊपर छा गया। उसने उस बदतमीज आदमी की तरफ देखा और शांत लेकिन दमदार आवाज में कहा, अपने पैर हटाओ। फिर उसने कार्ड को टेबल पर रखा और वही बात दोहराई जो इयॉन कह रही थी, काउंटर पर जाओ और अपना ऑर्डर दो। जे ह्यून का ये रूप देखते ही उस आदमी की सारी हेकड़ी निकल गई। वो तुरंत अपने बर्ताव के लिए माफी मांगने लगा और बहाने बनाने लगा। और उसका दोस्त भी हैरान था। उसने जे ह्यून से कहा, इतना नौजवान लड़का और पहले से ही कैफे का मालिक है। लेकिन जे ह्यून ने तुरंत जवाब दिया, मैं तो बस एक कर्मचारी हूं, असली मालिक तो ये हैं। और उसने इयॉन की तरफ इशारा किया। यह सुनते ही उन आदमियों के होश उड़ गए। वो तुरंत इयॉन से माफी मांगने लगे और कहने लगे कि उम्मीद है वो उनसे नाराज नहीं है। एक आदमी तो अपने नशे में धुत साथी को ही डांटने लगा। फिर वो दोनों ये कहकर निकल गए कि वो किसी दूसरे कैफे में जाएंगे। उन मुसीबत ग्राहकों के जाने के बाद जे ह्यून ने इयॉन को बताया, मैं अपनी वर्कशॉप की तरफ ही जा रहा था जब मैंने उस आदमी को तुम पर कार्ड फेंकते हुए देख लिया। उसने पूछा, तुम ठीक तो हो? इयॉन ने धीरे से कहा कि वो ठीक है। जे ह्यून ने उसे एप्रन वापस देते हुए गुस्से में कहा, उस आदमी के बर्ताव ने मुझे सच में बहुत गुस्सा दिला दिया। ऐसे लोग शायद बहुत बुरे पति और पिता बनते होंगे।
इयॉन ये देखकर हैरान थी कि जेह्यून ये सब कहते हुए कितना संतुष्ट लग रहा था। उसने मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया। इयॉन अपना एप्रन वापस पहनने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि भले ही जेह्यून की बातों में गुस्सा था, पर उसकी आवाज सुनने में बहुत सुखद और सुंदर लग रही थी और उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही थी। वो एप्रन के फीते बांधने में उलझी हुई थी कि तभी जेह्यून ने उसके पीछे से हाथ बढ़ाया। इयॉन ने खुद को उसकी बाहों में घिरा हुआ पाया। एक पल के लिए उनकी उंगलियां एक दूसरे को छू गईं। जेह्यून ने शांति से उसके फीते बांधने में मदद की और पूछा, ये एप्रन इतना छोटा क्यों है? उसके इतने करीब खड़े होने की वजह से इयॉन के दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। जेह्यून की जानी पहचानी महक ने एक पल के लिए उसका ध्यान भटका दिया। वो बड़बड़ाते हुए बोली, एप्रन छोटा नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही बड़े हो। ये सुनकर जेह्यून मुस्कुरा दिया और फिर उसने माहौल बदलते हुए पूछा, क्या ऐसे मुसीबत वाले कस्टमर यहां अक्सर आते हैं? इस दौरान वो दोनों अभी भी एक दूसरे के काफी करीब खड़े थे। जेह्यून ने कहा कि उसे कैफे में अकेले नहीं रहना चाहिए। ये सुनकर इयॉन शर्मा गई और बोली कि उन्होंने पहले ही एक असिस्टेंट को काम पर रख लिया है। ये सुनकर जेह्यून हैरान रह गया। आखिरकार जेह्यून ने अपने हाथ हटाए और थोड़ा पीछे हुआ। इयॉन सोचने लगी कि वो हमेशा उसके पास होने पर इतनी बेचैन क्यों हो जाती है और वो उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करता है। जेह्यून ने ध्यान से उसे देखा और उसके गालों पर हल्की सी लाली नोटिस की। उसने पूछा, तुम्हें बुखार है क्या? जब इयॉन ने मना किया तो वो शरारत से मुस्कुराया और बोला, अच्छा, पर तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। ये सुनकर इयॉन का चेहरा और भी लाल हो गया। जेह्यून ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, जैसे वो उसके गाल को छूने ही वाला हो कि तभी जोर से दरवाजा खुलता है और उसका बॉस किम, मैं वापस आ गया, चिल्लाते हुए अंदर आता है। जेह्यून को वहां देखते ही किम एकदम तन गया। उसने शर्माई हुई इयॉन और जेह्यून के उठे हुए हाथ को देखा और शक से पूछा, यहां क्या हो रहा है, कुछ हुआ है क्या? इयॉन ने झिझकते हुए जवाब दिया कि कुछ मुसीबत वाले कस्टमर आए थे और जेह्यून ने उसकी मदद की। उसने कहा कि अगर जेह्यून ना होता तो वो शायद आज पुलिस स्टेशन में होती। ये सुनकर किम और भी सीरियस हो गया और बोला कि वो सिक्योरिटी फुटेज जरूर देखेगा। इयॉन काउंटर के पीछे चली गई और जेइयॉन से पूछा, क्या तुमने अपनी वर्कशॉप अरेंज कर ली? उसने जवाब दिया कि वो अभी तक फर्नीचर सेट नहीं कर पाया क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा घुटन है। इयॉन ने उसे बताया कि एयर कंडीशनर कुछ ही दिनों में लग जाएगा। इस बीच किम टैबलेट पर सिक्योरिटी कैमरों के फुटेज को घूर घूर कर देख रहा था। इयॉन ने जेह्यून को कहा कि वो तब तक के लिए एक फैन उधार ले सकता है। जेह्यून मान गया और बोला कि वो बाद में आकर ले जाएगा। तभी अचानक किम चिल्लाया, उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई तुम पर कार्ड फेंकने की? किम ने इयॉन को डांटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम्हें वो कार्ड उठाकर उन्हें सर्व ही नहीं करना चाहिए था। जेह्यून चुपचाप ये सब देख रहा था, जबकि इयॉन अपने दोस्त किम को शांत करने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि सब ठीक है। इयॉन ने शुक्रिया के तौर पर जेह्यून को कॉफ़ी ऑफर की, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि उसे जाना है, पर वो फ़ैन के लिए बाद में आएगा। किम उसे शक भरी नज़रों से जाते हुए देखता रहा। जेह्यून के जाने के बाद इयॉन ने थके हुए अंदाज में अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया और एक गहरी सांस ली और फिर अपने दोस्त किम की तरफ मुड़कर पूछा, क्या मुझे किसी से मिलना चाहिए? किम हैरान रह गया। उसने पूछा कि वो अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही है, क्या वो अकेला महसूस कर रही है? इयॉन ने कहा, हाँ, मैं किसी से मिलना चाहती हूँ, मेरे लिए कोई लड़का ढूंढो। ये सुनते ही किम चिढ़ गया। उसने गुस्से में मुड़कर कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मेरे सर्कल में कोई भी तुम्हारे लायक नहीं है। किम ने चिढ़कर कहा कि वो अब उसे कैफे में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा क्योंकि हर रोज अजीब अजीब बदमाश मंडराते रहते हैं। और जैसे ही उसने बदमाश शब्द कहा, उसकी आंखों के सामने अकड़ कर मुस्कुराते हुए जेह्यून की तस्वीर आ गई और इसी के साथ दिन का काम खत्म हुआ। इयॉन कैफे बंद करके ऊपर अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने की तैयारी कर रही थी। तभी बेसमेंट से जेह्यून बाहर निकला। दोनों एक दूसरे को इतनी देर से वहां देखकर हैरान रह गए। इयॉन ने बताया कि वो सफाई में लगी हुई थी। जेह्यून, जो काम की वजह से पसीने में भीगा हुआ था, मुस्कुराकर बोला कि वो बस उससे फैन लेने के लिए ऊपर ही आ रहा था। वो दोनों उसके अपार्टमेंट में गए। इयॉन ने कहा कि उसके पास एक बिल्कुल नया फैन है और वो उसे उधार देने के बजाय तोहफे में दे सकती है। जैसे ही जेह्यून ने दूसरी बार उसके घर में कदम रखा, इयॉन के दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसे एक लहर सी चिंता महसूस हुई और उसने मन ही मन इस सच्चाई को स्वीकार किया कि वो इस लड़के को पसंद करती है और ये ख्याल उसे पागल कर रहा था। ये उलझी हुई भावनाएं उसके दिल में एक हलचल पैदा कर रही थीं और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसे ये फीलिंग्स बुरी भी नहीं लग रही थीं। इयॉन ने देखा कि जेह्यून दरवाजे पर ही झिझक कर खड़ा है।
उसने उसे अंदर आने को कहा, लेकिन जे-hyun ने जवाब दिया कि काम की वजह से वो गंदा हो गया है और उसके घर को गंदा नहीं करना चाहता। यॉन ने उसे स्टोरेज रूम की तरफ इशारा किया और कहा, ठीक है, मैं अभी फैन लेकर आती हूँ। स्टोरेज रूम में घुसकर इयॉन ने एक थकी हुई सांस ली। कमरा बक्सों और तरह तरह के कबाड़ से भरा हुआ था। वो सही बक्से की तलाश कर रही थी और सोच रही थी कि उसने कमरे में कितना सामान भर दिया है। तभी अचानक उसे ठीक अपने पीछे से जे-hyun की आवाज सुनाई दी, जो पूछ रहा था, क्या तुम्हें मदद चाहिए? तभी इयॉन की नजर उस बक्से पर पड़ी जिसमें फैन रखा था, लेकिन वो बहुत ऊंचाई पर था। जे-hyun ने पास आकर पूछा, तुम अकेले इतनी ऊंचाई से इसे कैसे उतारोगी? और फिर अचानक वो उसके और करीब आ गया और बोला,